नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कल दिल्ली में हुई और दिल्ली में कई तरह के फैसले लिए गए, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही कि क्या लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज हैं, क्योंकि इस बात की चर्चा शुरू से है। जब से इंडिया गठबंधन बना उस बात से इस बात की चर्चा है कि क्या संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। इस बात की चर्चा हर बैठक में होती है और इस बैठक में भी हुई, लेकिन उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। प्राइम मिनिस्टरियल फेस को लेकर भी चर्चा हुई और अल्टीमेटली कल जो बैठक हुई उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया। उसके बाद हालांकि कांग्रेस की तरफ से और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे चुनाव के बाद। लेकिन इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि इस बात से लालू जी और नीतीश जी नाराज हैं। क्यों उनकी नाराजगी है, क्यों अभी तक इतनी चुप्पी है, क्यों इतना सन्नाटा छाया हुआ है इस मीटिंग के बाद, इसी मुद्दे को चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद जी हैं। अरुण जी, सबसे पहले आपसे, जो बैठक हुई, बैठक होने के बाद लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि नीतीश नाराज है, लालू जी नाराज है। मीटिंग जैसे ही खत्म हुई तुरंत वो बाहर निकल गए। क्यों इतनी नाराजगी की बात आ रही है, क्यों इतना सन्नाटा है, क्यों इतनी चुप्पी है? देखिए दीपक जी, लगातार आपने देखा पटना में भी ऐतिहासिक पहली बैठक हुई। यहाँ 15 दल के नेता, पार्टी के नेता शामिल हुई। दूसरी बैठक भी बेहतर हुई। तीसरी बैठक में आपने देखा सर्वसम्मति से 5 कमिटियां बनाई गई और चौथी बैठक भी बेहतर हुआ। अब ये कयास आप लोग, कुछ मीडिया और ये विरोधी कैसे लगाते हैं, कहां से ये रिपोर्ट आती है, यह तो आप ही लोग बता सकते हैं। ये लोग तो आप लोगों का मन ग्रंथ ये सवाल है, मन ग्रंथ बातें हैं। अब कैसे नाराजगी आप माप लिए भाई? नाराज थे तो आपने देखा होगा चौथी बैठक अपने अपने शेड्यूल के अनुसार पीसी, जिनको बैठक के बाद पीसी करने के लिए अधिकृत हमारे कांग्रेस आई के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब अधिकृत से उन्होंने प्रेस के माध्यम से सारी बैठक की गतिविधियां और क्या निर्णय हुआ, क्या डिसीजन हुआ, बताने का काम किया। तो यहाँ नाराजगी का क्या सवाल है? और जबकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अहम भूमिका में हैं और सूत्रधार हैं, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी भी सूत्रधार हैं। बिहार ने जो नजीर पेश किया है, संदेश जो दिया है, आपने देखा नीतीश जी ने भी एनडीए से अलग होकर, फिर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता आदरणीय बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने बिहार में आपने देखा 2022 में 9 अगस्त को महागठबंधन बनाकर एक अब संदेश देने का काम किया कि महागठबंधन एकजुटता के साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकते हैं, क्योंकि देश का संविधान खतरे में है, लहूलुहान है लोकतंत्र, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, और इस सरकार की तानाशाही सर पर बोल रही है, सर चढ़कर। तो इस स्थिति में सारे देश के अंदर जितने भी मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जन सरोकार के सवालों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सारे लोग एक मंच पर राष्ट्रीय हित में, जनहित में, देश को बचाने के सवाल पर हुए हैं। तो यहाँ नाराजगी की क्या बात है? और लगातार आप देख रहे हैं कारवां बढ़ रहा है। आपने तो देखा नाराजगी इसलिए है अरुण जी, नाराजगी इसलिए है और अरुण जी नाराजगी इसलिए है क्योंकि जब पटना की बैठक हुई उसमें तमाम सारे नेता मौजूद थे, बेंगलोर की बैठक हुई उसमें तमाम सारे नेता मौजूद थे, लेकिन जब नाराजगी की बात आई और नाराजगी खुलकर सामने आई जब मुंबई की बैठक हुई, और इस बैठक में भी कुछ चंद गिने चुने नेता ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सब अचानक से बाहर निकल गए, कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं। इस कारण से ये नाराजगी बात सामने आ रही है। अब पहला मीटिंग भी आप लोग इसी तरह एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार यही बोलते थे कि लोग एकजुट हो नहीं सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते। पहली बैठक में भी आप लोगों ने कहा
कि अरविंद केजरीवाल नाराज होकर उठकर चले गए, तो फिर दूसरी बैठक में भी आपने यही कहा, वह पीसी में वो लोग उपस्थित नहीं रहे। तो ये मन ग्रंथ बातें हैं, कहां से आप लोग ये बातें लाते हैं? और आंतरिक रूप से सारे डिस्कशन हर मुद्दे पर हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने किया, करके प्रेस ब्रीफ किया, तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? तो ये सब तो हवा हवाई और मन ग्रंथ बात, ये जो गोदी मीडिया है और ये जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तो जबरदस्त बेचैनी है कि भाई जब से इंडिया गठबंधन बनी है तब से तरह तरह का जो सगुफा छोड़ा जाता है। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है। यहाँ पे है, आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा जो है वो छेड़ा जा रहा है। मैं सुमित जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। अरुण जी, सुमित जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। सुमित जी, क्यों इतना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप लोग? देखिए, ये समझने की बात है, इंडी अलायंस की जब बात होती है, इंडी अलायंस की जब चर्चा होती है, तो ये देखने की बात होती है कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है, पर जलते हैं सूरज की बाती अंधियारे से जलाने चलते हैं। तो ये इसी प्रकार से है। कहीं ना कहीं ये जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस के जो सूत्रधार लालू जी और नीतीश कुमार जी रहे हैं, इनको किस प्रकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, किस प्रकार से शर्मिंदा किया गया, ये तो संपूर्ण बिहार के लोग देख रहे हैं। और रही बात ये जो नफरत की दुकान चलाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने किस प्रकार से, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी को ठेंगा दिखा दिया, बिहार में किस प्रकार से लालू जी को ठेंगा दिखा दिया, बिहार में किस प्रकार से नीतीश कुमार जी को ठेंगा दिखा दिया। और ये हमारे जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं आरजेडी के अरुण कुमार जी, ये बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर बात कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी है? बेरोजगारी नीतीश कुमार जी की बढ़ने वाली है, बेरोजगारी लालू प्रसाद यादव जी की बढ़ने वाली है। और बेरोजगारी विगत 9 वर्षों से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इंडी अलायंस के लोगों की बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ये इसी प्रकार से है कि स्पष्ट रूप से पूरा बिहार देख रहा है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। स्पष्ट रूप से सब लोगों का मानना है कि जिस प्रकार से बिहार में शराब बंदी के बावजूद आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिले में शराब का खुला व्यापार हो रहा है, प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, जिस प्रकार से जहरीली शराब का व्यापार हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो चुका है। अरुण जी, सवाल यह है, उस मीटिंग में एक बात और सामने आई कि लालू जी ने ये कहा, ठीक है, नाराजगी की बात है, लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान ना दे, ये भी बात वहां पे उस मीटिंग में हुई है। लेकिन उस मीटिंग में लालू जी ने यह जरूर कहा कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत विलंब हो चुका है, इस पर जल्द से जल्द चीजें फाइनल करनी होगी। यानी आप मानते हैं कि चीजें फाइनलाइज करने में सब कुछ में काफी देर हो चुकी है? बिल्कुल नहीं दीपक जी, लगातार इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं लगातार सारे कामों में लगे हुए हैं। तीसरी बैठक में ही 5 कमेटियां बना दी गई, 5 कमेटी कार्यरत है। और ये सब खबरें कहां से लाते हैं आप लोग, किन सूत्रों से? लगता है आंतरिक बैठक में या तो कोई भाजपा के नेता होंगे या तो गोदी मीडिया वहां उपस्थित होगी कि लालू जी ने क्या कहा, तो ममता दीदी ने क्या कहा, तो अन्य नेताओं ने क्या कहा। अरुण जी, मैं अगर विलंब की बात कर रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इस बात का मनोज झा जी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि चीजें फाइनलाइज होनी चाहिए, देर हो रही है। बिल्कुल, आप इस बैठक के बाद क्लियर कर दिया गया है पीसी के माध्यम से। आपने देखा सीट शेयरिंग को लेकर राज्यवार जो हमारे प्रमुख दल है, जिस दल के नेतृत्व जहां जो दल कर रहे हैं, उसको जवाबदेही दे दी गई है। अब तय होना है सीट शेयरिंग को लेकर। आपने देखा लगातार अब 22 तारीख को देश व्यापी आंदोलन होने जा रहा है इंडिया गठबंधन के बैनर तले। जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, सदन में जन सरोकार के सवालों को उठाने पर और देश हित में जिस तरह से सांसद में सुरक्षा की चूक हुई, और इस सवाल को लेकर जब हमारे सांसद सवाल वहां उठा रहे हैं तो उन सांसदों को निलंबित किया जा रहा है।
आजादी के बाद पहली बार आपके पास आता हूँ एक बार। अरुण जी आपके पास आता हूँ एक बार, जरा फैजान साहब से एक सवाल ले लूं। तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग सड़क पर भी उतरने जा रहे हैं। तो लगातार जो कार्यक्रम तय हुआ है, प्रेस ब्रीफ करके हमारे इंडिया अलायंस के नेताओं ने सारी चीज तो स्पष्ट अवगत करा दिया गया है। तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, मिशन में जुटे हुए हैं। तो इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं होनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और हम लोग आगे बढ़ते हुए और जो मिशन है उस मिशन में हम लोग कामयाब होंगे। जी फैजान साहब, एक सवाल आपसे है। देखिए, जब एक सारे दलों को एकजुट करने का सबसे बड़ा जो प्रयास था वो नीतीश कुमार ने किया, ये बात सभी लोग मानते हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्रयास हुए थे वो प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने सबको एक मंच पे लाके खड़ा किया और उसके बाद से ये इस गठबंधन की नींव पड़ी। लेकिन जिस तरह से उनके संयोजक बनने को लेकर, उनके प्रधानमंत्री फेस को लेकर लगातार बात हो रही है और हर बार हर मीटिंग में कहीं ना कहीं जो है उनके न तो संयोजक बनने की बात आ रही है, न तो प्रधानमंत्री फेस बनाने की बात आ रही है, कहीं ना कहीं नीतीश जी की किरकिरी तो हो ही रही है। दीपक जी, सॉरी, पहले तो मैं कह दूं कि चूंकि ये सुमित जी और अरुण जी की बातें मैं नहीं सुन सका है क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी जो आपने पूछा है तो इसमें देखिए कहीं कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ही शुरू से अपोजिशन पार्टियों को यूनाइट करने और उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश, ये अलायंस बना है जो नया, उससे बहुत पहले या पटना में जो मीटिंग हुई थी उससे भी पहले से वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे और खुद वो दिल्ली जा करके वो सारे पार्टियों के लीडरों से मिल रहे थे और उन्हीं की कोशिश का ये नतीजा था कि पटना में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे दल के लोग शामिल हुए थे। उसके बाद फिर वो बेंगलोर में और मुंबई में और दिल्ली में मीटिंग हुई। देखिए, ये तो क्रेडिट बहरहाल नीतीश कुमार को जाता है कि उन्होंने सारी अपोजिशन की सारी पार्टियों को, वो चाहे ममता जी की पार्टी हो, अखिलेश जी की पार्टी हो, स्टालिन की पार्टी हो, सबको मिला करके उन्होंने एक जगह सबको जमा किया और उसका एक सबसे जो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के ये आया कि इन पार्टियों ने ये इस पर इत्तेफाक किया, एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम लोग आगे मिल करके लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों पर हम लोग एकजुट होकर एक फैसला करेंगे। अब उसके बाद ये होता है कि भाई मीटिंग हुई है, उसके आगे भी मीटिंग हुई, इंडिया नाम पड़ा अलायंस का, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी देखने को मिली कि अब हम ये नहीं कहते कि ये अलायंस में गठबंधन के अंदर इसमें कितनी बात हुई, लेकिन मीडिया में जो बात आ रही और बाहर जो राजनीतिक हलकों में जो बात आ रही थी कि नीतीश कुमार को अलायंस का कन्वीनर बनाए जाने की पूरी संभावना है। ये अलायंस का कन्वीनर एक अलग चीज है और पीएम फेस एक अलग चीज है। अलायंस का कन्वीनर बनाने की बात यहां भी हुई थी, पटना में भी ये बात उठी, फिर बेंगलोर में भी उठी, बॉम्बे में भी उठी, लेकिन अलायंस का कन्वीनर किसी को नहीं बनाया गया, आज तक नहीं बनाया गया, अभी तक नहीं। कल की मीटिंग में भी इस पर कोई फैसला नहीं हो सका कि इसको अलायंस का कन्वीनर बनाना है या नहीं बनाना है, या हो सकता है कि वो उसमें भी हो कि राज्यों के हिसाब से कुछ बातें हो, जिस तरह से सीट शेयरिंग की बात हुई है कि राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग की बात होगी और उसके बाद फिर वो नेशनल लेवल पर उससे बात होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि अभी तक जो नहीं हुआ है कि अलायंस का कन्वीनर बनाने का, तो हो सकता है कि कोई कन्वीनर नहीं भी बने। जहां तक प्रधानमंत्री के चेहरे की बात है, 2024 में जो इलेक्शन में जाएंगे तो किसका चेहरा होगा, आमतौर पर राय यही है कि कोई चेहरा नहीं होगा, सारी पार्टियां एक साथ लड़ेंगी और अगर उनको बहुमत मिलता है चुनाव में तो वो एक अपना नेता चुनेंगे। कल लेकिन इस तरह की एक बात सामने आई कि ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया है प्रधानमंत्री मतलब चेहरा के लिए। खड़गे जी ने भी कहा कि भाई पहले तो हम लोग पहले जीत कर आए और उसके बाद फिर इस पर आगे बात होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इसमें ऐसा लगता है कि जैसे मनमुटाव की बात आ गई हो या कहीं किसी की बात को
नहीं सुना गया या उनको दरकिनार किया गया, ऐसी ही बातें आती, कहा जाता है कि किसी को दरकिनार कर दिया गया। तो ये सब देखिए हम लोग के आपस में सोच की बात है कि इस तरह की बात है। अलायंस के अंदर क्या हो रहा है, सच्ची बात बाहर नहीं आ रही है अभी तक, लेकिन जो भी बातें निकल कर आ रही हैं उससे यही लगता है कि नीतीश कुमार को शायद वो अहमियत या इंपॉर्टेंस शायद अलायंस में नहीं मिल रहा है या नहीं दिया गया। जी, इस संदीप सौरभ, सुमित शशांक जी, एक भी बहुत सारी बातें अभी इंडी अलायंस में होनी है, बहुत सारी चीजें अभी तय होनी है, बात होनी है और तमाम ऐसी चीजें होनी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी बात होनी है। फिर इतनी जल्दी आप लोग क्यों इतने हमलावर हैं? देखिए, मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा। ये समझने की आवश्यकता है कि जंगल राज पार्ट 1 की लड़ाई में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जंगल राज पार्ट 1 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जंगल राज पार्ट 1 में जब लालू जी की सरकार चल रही थी, उसके खिलाफ जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, कभी नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे और परिवार आज उसी परिवारवाद की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। ये भी देखने की बात है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तहत आपको बताऊंगा कि आज पूरा भारत जो है, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को संपूर्ण भारत जो है वो स्वीकार करता है। 3 राज्यों में आपने देखा होगा कि 3 राज्यों में जो आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं और आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों ने विभिन्न योजनाओं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपादित विभिन्न योजनाओं को स्वीकारते हुए किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना। इसके बाद आज आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखिए, ये जो इंडी अलायंस इन लोगों ने बनाया, इसके सूत्रधार कौन थे? इसके सूत्रधार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। लालू यादव जी के सह पे उन्होंने इस अलायंस का सूत्रधार बनने का कार्य किया। परंतु इस अलायंस में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो एक तरफ आम जनता को रिप्रेजेंट करने वाले देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाले देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, महाउपनिषद के शब्द वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सभी लोगों को वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दूसरे तरफ परिवारवाद के पोषक ठाकरे परिवार, दूसरे तरफ परिवारवाद का पोषक लालू परिवार, परिवारवाद का पोषक मुफ्ती परिवार, परिवारवाद का पोषक गांधी नेहरू परिवार, स्टालिन परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुलायम परिवार। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल बिजनेस चलाने वाले जो लोग हैं, इस प्रकार के जो लोग जो अपना पॉलिटिकल बिजनेस समाप्त ना हो जाए, इसी कारण से एक तरीके से अलायंस इन लोगों ने बनाया। और नीतीश कुमार जी जो इसका चेहरा बने हुए घूम रहे थे, बिहार की धरती पर इन लोगों को इन्होंने बुलाया, तो कभी भी इन्होंने बिहार की धरती पर इन मुख्यमंत्रियों से और इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, इनसे कभी ये नहीं पूछा कि बिहार के बच्चे जब दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं तो उनके साथ दोयम दर्जे का जो व्यवहार होता है उसके विषय में तो इनको एक बार भी पूछने की जिज्ञासा नहीं थी। परंतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस अलायंस का सूत्रधार बने। परंतु स्पष्ट रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, जिस पर हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया हो। आपने विगत कुछ दिनों पूर्व देखा कि सदन के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार की अशोभनीय बातें करते हैं, जिसके कारण बिहार की माताएं बहनें जो हैं वो शर्मसार हो गई। तो कहीं ना कहीं इंडी अलायंस में जो लोग हैं और जो लोग इनको अपना मुखिया मान के बैठे हुए थे, उनको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि ये मुख्यमंत्री जो है, ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं इनकी मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है, जिस कारण से इन्हें एक तरीके से कोने में और साइड कर दिया गया। जी, एक फैजान साहब, एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, पुरानी घटना है, राजनीतिक घटना है। मैं चाहूंगा कि आप उसको, क्योंकि आपने उस घटनाक्रम को भी काफी नजदीक से देखा होगा। 96 में जब सरकार बनने की बात हो रही थी, उस समय इसी तरह से कई दल मिलकर जुड़े थे और उस समय तीसरा मोर्चा था। और उस समय जब सरकार बन रही थी कांग्रेस के सहयोग से, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री होगा इस पर चर्चा हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसमें अपने आप को अलग किया था। लेफ्ट चूंकि ये सरकार से अलग थी, बाहर से समर्थन दे रही थी, तो ज्योति बसु के प्रधानमंत्री का भी सवाल बनने का सवाल नहीं था।
लालू प्रसाद यादव का नाम आया, लेकिन बॉर्डर स्कैम में आने के कारण उनका नाम कटा। लेकिन मुलायम सिंह की जब बात आई तो ठीक उसी समय लालू यादव ने एसडी देवगौड़ा का नाम आगे कर दिया। कुछ ऐसे ही घटनाक्रम शायद कल भी इसी तरह से हुआ कि ममता बनर्जी के मन में भी प्रधानमंत्री बनने को लेकर महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं होगी। और जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रोजेक्शन किया जा रहा था पीएम के लिए, तो इससे पहले कि उनके नाम पर चर्चा होती, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। देखिए दीपक जी, इसको 1996 के जो घटनाक्रम थे उससे बहुत नहीं मिलाया सकता, लेकिन फिर भी देखिए 1996 का जो पॉलिटिकल पिक्चर थी उस टाइम में, जो सिचुएशन थी, शायद आज उस तरह की नहीं है। उस वक्त ऐसा हुआ था कि कौन प्रधानमंत्री हो, जब उसमें सभी पार्टियां थी, लेफ्ट पार्टी भी थी, इवन की ज्योति बासु का भी नाम आया था प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन उनकी और उनकी पार्टी, उन्होंने और उनकी पार्टी ने इससे इनकार कर दिया था। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव का नाम कहीं ना कहीं वहां ऊपर आया था कि इनको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है या इनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है थर्ड फ्रंट का। क्योंकि लालू जी का उस वक्त मुलायम सिंह यादव से कुछ ठन गई थी या उस वक्त कुछ बात नहीं उनसे बन रही थी, तो मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए, इसके लिए लालू जी ने ये एक चाल चली, इनकी जिसको कहते हैं कि शतरंज पे जो बहुत सी गोटियां होती है, उसमें एक चाल ऐसी चल दी जाती है कि जिसको कोई काट नहीं पाता है। तो उसमें लालू जी ने एक ऐसा नाम आगे कर दिया जिस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि लोगों ने ये भी कहा कि शायद वो साउथ से है, पहली मरतबा प्रधानमंत्री कोई साउथ से होगा, और नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, कोई बहुत ज्यादा उनका नाम भी नहीं था, कोई बहुत ज्यादा लोग उनको जानते भी नहीं थे, तो उनको एक बना दिया गया कि भाई ये कह रहा, तो वो प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम फाइनल हो गया। लेकिन देखिए 2023-24 को हम 1996 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 1996 की तस्वीर अलग थी, 2023-24 की तस्वीर अलग बन रही है, और यहाँ प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कहें या जिनको उम्मीद है कि उनका नाम आगे आ सकता है प्रधानमंत्री, तो ऐसे बहुत से लीडर हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर लीडर वही हैं जो रीजनल पार्टी के जो रीजनल सेक्रेटरीज हैं, जो रीजनल पार्टीज के हेड हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, चाहे और महाराष्ट्र हो। इसमें कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है। इस पूरे अलायंस में कांग्रेस के अलावा कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है। सब रीजनल पार्टी, 28 में 27 पार्टियां रीजनल पार्टी हैं। तो ऐसी सूरत में अगर रीजनल पार्टी के किसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात होगी, तो एक स्टेट के अगर लीडर की नाम आएगा, तो दूसरे स्टेट के रीजनल पार्टी का लीडर उस नाम को काटने या पछाड़ने के लिए जरूर आगे आएगा। मुझे लगता है कि शायद इसी क्रम में ममता बनर्जी ने एक पॉलिटिकल चाल चली और उन्होंने खड़गे जी का नाम आगे कर दिया कि ताकि इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी भी है, अकेलौती नेशनल पार्टी है इंडिया अलायंस में, तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। और ऑब्जेक्शन हुआ भी नहीं। कल जो भी बात हुई थी सिर्फ प्रपोज हुआ नाम, ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक चाल है, और आगे देखिए आगे मीटिंग में इसमें क्या क्या होता है, लेकिन उम्मीद यही है कि शायद नेशनल पार्टी के ही किसी कैंडिडेट पर कोई सहमति बन जाए। ऑब्वियस है कि वो कांग्रेस ही होगी जो नेशनल पार्टी के नाम पे। अरुण जी, आप ये अभी खड़गे जी का नाम प्रस्तावित हुआ है, ममता बनर्जी ने किया है, ठीक है, पार्टी के भीतर या मीटिंग के भीतर किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। आप लोग भी खड़गे जी के साथ आप समर्थन में हैं? देखिए खड़गे जी अगर पीएम फेस बनते हैं तो। दीपक जी, आंतरिक बैठक थी इंडिया गठबंधन की, और ठीक ही अहमद साहब ने कहा बैठक के अंदर क्या क्या बातें हुई यह कौन बता सकता है, लेकिन बातें जो क्षण के बाहर एक आधिकारिक तौर पे बयान आया उसी को आप मान सकते हैं। और इंडिया गठबंधन में तो एक से एक
पीएम फेस के चेहरे हैं, दर्जनों हैं, सारे के सारे हैं। यहाँ एनडीए वाली बात नहीं है। तो इसलिए कल तो सर्वप्रथम खड़गे साहब ने पीसी करके कह ही दिया कि जब हम चुनाव जीतेंगे, हमारे एमपी चुनाव जीतकर आएंगे इंडिया गठबंधन के, तो लोकतांत्रिक तरीके से संसदीय प्रणाली जो कहता है उसके बाद तय कर लेंगे। बहुत सारे चेहरे होते हैं ना अरुण जी, तभी समस्या आती है। नहीं, तो वो तो अंदर, वो तो बात की बात है दीपक जी। इस बात को बार बार क्यों वे मतलब का आप लोग तूल दे रहे हैं? कल स्पष्ट एक लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक घोषित कर दिया गया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से जब इंडिया गठबंधन के सांसद चुन के आएंगे तो हम सरकार बनाएंगे संसदीय प्रणाली के तहत। तो इस पर तो बहस होनी ही नहीं चाहिए। तो पर भी कुछ गोदी मीडिया और इंडा गठबंधन के लोग करते हैं चर्चा, तो करे, उन्हें मुबारक है। लेकिन अब भाजपा के नेता परिवारवाद पे प्रवचन दे रहे थे। एक बार हम तो बिहार का ही एग्जाम्पल देंगे, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत है। नरेंद्र मोदी जी को तो परिवार है नहीं, उन्होंने तो 2 उद्योगपतियों को गोद लिया है, उनको खुली छूट भ्रष्टाचार करने की दे रखी है। अमित शाह जी अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं। अब बिहार चलिए तो सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? इनके कहां से आए हैं? इससे पहले जायसवाल जी किनके पुत्र हैं? रविशंकर प्रसाद जी किनके पुत्र हैं? संजीव चौरसिया किनके पुत्र हैं? विवेक ठाकुर किनके पुत्र हैं? तो अलायंस जो एक किए हैं, मांझी जी पूरा परिवार राजनीति करते हैं, इनके गोद में बैठे हुए हैं। रामविलास जी और पारस जी पूरा फैमिली परिवारवाद की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, वो दल चला रहे हैं, उसको गोद में बैठाए हुए हैं। ऐसे दर्जनों इसके अलायंस पार्टनर हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ये जो इन लोगों की दोगली राजनीति है, दोहरी राजनीति है, देश की जनता ने समझ लिया है। इसलिए इस बार इन लोगों को देश की जनता बख्शने नहीं जा रही है दीपक जी। इसलिए इस बार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, आप भावनात्मक मुद्दे इस देश में नहीं चलने वाला। जो बिहार ने नजीर पेश किया है, कार्रवाई और सुनवाई की, पढ़ाई और लिखाई की और नौकरी देने की, आपने देखा बेरोजगारी की बात कर रहे थे। ठीक है अरुण जी, सुमित जी से पूछ लेते हैं। आपके तमाम आरोप हैं वो सुमित जी से पूछ लेते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो प्रश्न था नौकरी देने का, आपने देखा नीतीश जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर नौकरी देने का काम किया। जी हेल्थ के सेक्टर में सुमित जी, आपसे सवाल यह है कि आपसे सवाल यह है, ठीक है, ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। सुमित जी, आपसे सवाल यह है कि देखिए मीटिंग में एक बात सामने आई कि ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया है। अब जाहिर सी बात है कि ठीक है, खड़गे जी ने कहा कि ये बाद में तय कर लेंगे, लेकिन गठबंधन में एक चेहरा किसी रूप में तो सामने आया है। अब मोदी जी के सामने यह माना जाए कि खड़गे जी का चेहरा होगा, वो भी खड़गे जी का चेहरा जिनके बारे में कहा जाता है कि साफ सुथरी छवि के नेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण रूप से जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक विजन के तहत सतत प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने वाली पार्टी है। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 2014 के बाद जब 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आप दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि 2019 में 2014 से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा। ये यूं ही तो नहीं बढ़ा, संपूर्ण देश में जो ये इंडी अलायंस के जो लोग हैं, उस समय इंडी अलायंस नहीं था लेकिन अलायंस तो था ही, तो इंडी अलायंस के जो लोग हैं, जिस प्रकार से संपूर्ण देश में घूम घूम कर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दिग्भ्रमित करने वाली बातें, दुष्प्रचार करने वाली बातें किया करते थे, इसका परिणाम यही निकल करके आया कि देश की यशस्वी जनता ने, माताओं ने, बहनों ने, जन साधारण वर्ग से आने वाले जो लोग हैं उन्होंने, मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं उन्होंने, देश की जो आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन सभी ने मिलकर एक तरीके से कलेक्टिव जजमेंट दिया, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर, एक तरीके से प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब G20 जैसा एक बड़ा मंच सजता है, भारत की भूमि पर सजता है, तो वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द महाउपनिषद के जो शब्द हैं, उनकी व्याख्या करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए
55 से भी ज्यादा राष्ट्र जो वैश्विक परिदृश्य में जो उपेक्षित थे, उनको भी G20 में अगर शामिल कराने का कार्य किसी ने किया कि क्या खड़गे जी का फेस जिस तरह से अभी आगे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दीपक जी मैं वही बता रहा हूँ। तो तुलनात्मक अध्ययन जब होता है ना, तो खड़गे जी को इन्होंने भले ही आगे कर दिया हो, खड़गे जी को आगे किया क्यों गया? क्योंकि नीतीश कुमार जी सदन के पटल पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारियों की जमात थी, परिवारवाद के पोषक इस इंडी अलायंस में थे। तो परिवारवाद के पोषकों को कहीं ना कहीं डर था कि वो उनका चेहरा जब सामने आएगा तो ये भ्रष्टाचारियों की जमात में से कोई ना कोई एक चेहरा होगा, इसीलिए इस प्रकार का कार्य किया गया। अब अरुण जी बिहार की स्थिति पर बात कर रहे थे, बिहार के बच्चों के भविष्य के विषय में बता रहे थे। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि बिहार में एक कहावत है, अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा, तो राजनैतिक रूप से पूरे बिहार को जानबूझकर लालू जी ने अंधा करने का कार्य किया, बिहार के बच्चों के भविष्य को समाप्त कर दिया, बिहार के बच्चों के भविष्य को खत्म कर दिया, ताकि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो इनके जो काने सुपुत्र हैं वो राज कर सके और इस सत्ता में रह सके। तो ये इसी प्रकार से है। अब रही बात भ्रष्टाचार का ज्ञान इनसे लेना पड़ेगा, जिनके मुखिया स्वयं नहीं लड़ सकते, ये विषय नहीं है। नौजवानों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब तो भविष्य का निर्माण हो रहा है, बिहार के नौजवानों के हाथ में नौकरी मिल रहा है। 1 साल के अंदर में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव जी ने जो प्रोमिस किया था वो प्रत्येक जिले पूरा कर रहे हैं। लोगों को तो थोड़ा सा भी अरुण जी बीच में ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जब भी इस तरह की बहस होगी, अरुण जी और सुमित जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के साथ बिहार भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा है और आपके चैनल के माध्यम से सुमित जी लालू जी के यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी कोई नहीं मिला तो हमारे नेता सुमित जी समय का भी अभाव है। अरुण जी सुमित जी ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अभी चुनाव का मौसम है, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट सुमित जी बिहार के लोगों का जी सुमित जी समय का अभाव है। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में अब क्या होगा, इंडिया गठबंधन में कौन से फैसले होंगे, किस तरह से होंगे, क्योंकि अभी सीट बंटवारे पे भी अभी बात होनी है, तमाम ये चीजें होंगी। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग लिया। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।